हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो मैंने लिया है इज़ मैटर अराउंड अस से। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हाउ वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। सेपरेशन वाला ये हम टॉपिक जो है वो कर रहे थे। तो इसमें जो नेक्स्ट सेपरेशन थी दैट इज़ हाउ वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से जो है हम अलग अलग जो गैसेस होती हैं ना उनको, जैसे नाइट्रोजन है, आर्गोन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको हम सेपरेट जो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए आपको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम जो है उसका यूज़ जो है वो करते हैं। और एयर को जो हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होने के कारण वो अलग अलग टाइम के ऊपर जो वो सेपरेट जो वो हो जाती हैं। तो यहाँ इस थोड़ा सा हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे और आपको पता लग जाएगा किस तरह से हम ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को और अन्य जो गैसेस होती हैं उसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये फ़िल्टर होगा, यहाँ पे हमने ये फ़िल्टर लगाया होगा। इससे हम एयर को जो है वो एंटर करवाएंगे, एयर जो है वो अंदर हो जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी वो इस कॉलम में। और ये है एयर अंडर प्रेशर, मतलब यहाँ पे एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। ठीक है, एयर को जो है वो कंप्रेस कर देंगे। फिर यहाँ से जो एयर निकलेगी वो हॉट एयर निकलेगी, है ना। तो हॉट एयर जो है यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रेशर को इंक्रीज़ किया, फिर हम टेम्परेचर को कम करेंगे। तो यहाँ से जो गैस निकलेगी, यहाँ से जो एयर निकलेगी वो क्या होगी, हॉट एयर होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इस कॉलम में जब वो पहुँच जाएगी हॉट एयर, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर एक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है इसके अंदर है डाला हुआ है। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो एयर आएगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हॉट एयर आ रही है तो यहाँ पे ये कूल हो जाएगी एयर। और उसके बाद फिर यहाँ पे आगे वो निकल जाएगी यहाँ से। ये है कोल्ड कंप्रेसर एयर, है ना, मतलब ये ठंडी भी है और साथ में कंप्रेस की हुई एयर है। कंप्रेस हमने इसको इसलिए करना है क्योंकि उसको हमने लिक्विड में जो है वो चेंज करना है। तो उसके बाद कोल्ड कंप्रेसर एयर जो है वो यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी और यहाँ पे वो सेपरेटर हो जाएगी। ये सेपरेटर है। यहाँ से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस के रूप में ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो वो सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो गैसेस बचेंगी वो आगे जाकर यहाँ पे एक्सपेंशन जेट है। एक्सपेंशन जेट में वो लिक्विड एयर जो वो बन जाएगी और लिक्विड एयर के बाद वो नेक्स्ट में यहाँ पे पहुँचेगी। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है ये, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, वो पहुंच जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आर्गोन जो होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो बचेगी वो बचेगी लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे लास्ट में जो है वो सेपरेट जो वो हो जाएगी। तो इस तरह से हम गैसेस को जो वो सेपरेट जो वो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इनको, जो एयर होगी ना उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। एक तो हमें कंप्रेशन करने पड़ेगा उसका और सेकंड टेम्परेचर को डिक्रीज जो वो करना पड़ेगा और फिर वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड एयर में वो बदल जाएगी। ठीक है, लिक्विड एयर में बदल जाएगी और उसके बाद वो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर जो वो सेपरेट हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन होगी लिक्विड जो ऑक्सीजन होगी वो होगी -183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -183 जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना। उसके बाद जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपको पता है कि उसका होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और तीसरा आपको पता है आर्गोन का जो होगा दैट इज़ -186 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण ये अलग अलग कॉलम के ऊपर जो वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, और आप क्वांटिटीज़ का आपको पता ही है, क्वांटिटी जो है वो आर्गोन की जो होगी वो 0.9% के लगभग है
और नाइट्रोजन की 78.1 है और इसकी है ऑक्सीजन की 20.9%। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एयर से जो है हम अलग अलग गैसेस को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास सेपरेशन की जो टेक्निक है वो है कि हाउ वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट, यानी कि जो इम्प्योर हमारे पास कॉपर सल्फेट होगा उससे हम कैसे कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल जो वो प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट कैसे आपको प्योर जो वो मिलेगा फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल होगा आपके पास, उससे आपने प्योर जो है वो कैसे आप निकाल सकते हैं इसको। तो देखो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे हम जैसे और उसको हम पानी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम कॉपर सल्फेट लेंगे, चाइना डिश में ले लेंगे और उसको पानी के अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। और फिल्टर करने से इससे जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो निकल जाएगी। और फिल्टर करने के बाद इसको हम इवेपोरेशन के द्वारा है ना बाष्पीकरण करेंगे इसका। और इवेपोरेशन के कारण क्या होगा, ये वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी इम्प्योर जो आपके पास सब्सटेंस होगा उससे हम प्योर सब्सटेंस जो वो निकाल सकते हैं। जैसे इसका और भी है, सी वाटर से आपको पता है, सी वाटर से हम NaCl को कैसे सेपरेट जो वो करते हैं, वो भी हम इवेपोरेशन के द्वारा और जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो है हम सी वाटर से सोडियम क्लोराइड को जो वो अलग कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सिंपल मेथड है। और इस चैप्टर में जो लास्ट में बचता है आपका, वो बचता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में देखो क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के बीच में अगर आपने सही तरीके से डिफरेंस पता करना है तो हमें सबसे पहले फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो देखो फिजिकल जो चेंजिंग होती है, फिजिकल चेंजिंग में आपको पता है कि हम क्या देखते हैं सब्सटेंस के अंदर, उसके अंदर हम देखते हैं उसका ऑड्योर भी देखते हैं हम, है ना, उसका फिर हम सॉलिडिफिकेशन भी देखते हैं, लिक्विडिफिकेशन भी देखते हैं, लिक्विडिटी भी देखते हैं उसमें, उसकी फ्लूइडिटी भी देखते हैं हम कि कौन सी वो स्टेट में है, रिजिडिटी देखते हैं हम, है ना, फ्लूइडिटी देखते हैं और उसके बाद हम उसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी हम देखते हैं उसका, ये मतलब कलर भी हम उसमें देखते हैं। ये फिजिकल चेंजिंग होती हैं जब इस तरह की, अगर इन किसी सब्सटेंस में इस तरह की इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजिंग आती है तो उसको हम फिजिकल चेंजिंग जो वो बोलते हैं ना। जैसे वाटर के केस में अगर हम देखते हैं, वाटर से क्या बनता है, वाटर से आइस भी बनती है ना, और वाटर का ही और रूप भी क्या होता है, दैट इज़ वाटर, आइस एंड थर्ड होता है जो गैसेस के रूप में होता है, स्टीम के रूप में जो वो पानी जो वो होता है। तो ये 3 फॉर्म्स जो वो वाटर की होती है। तो यहाँ पे ये फिजिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, मतलब पानी आपको लिक्विड में मिलेगा, सॉलिड में मिल जाएगा और गैसेस में मिल जाएगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। लेकिन अगर आप केमिकली देखें तो केमिकली तीनों में ही कंपोजिशन जो है वो क्या होगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ही होगी। केमिकल कंपोजिशन तो आइस की भी वही है, वाटर जो लिक्विड स्टेट में उसकी वही है, और जो गैसेस में है उसकी भी वो ही जो है वो कंपोजिशन
होगी तीनों की। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी इस तरह से अलग हो सकती हैं। और केमिकल चेंजेस में अगर आपने देखना हो, केमिकल चेंजेस में देखो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ऑयल है और वाटर है। ऑयल और वाटर हालांकि क्या होते हैं, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है ना, लिक्विड स्टेट में ही है। अगर इनकी फिजिकल स्टेट हमने देखनी हो, फिजिकल पोजीशन देखनी हो इनकी, तो दोनों ही किस में है, लिक्विड फॉर्म में है ना, दोनों ही लिक्विड फॉर्म है। बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं। ऑयल का आपको पता है कि ऑयल जो है कैसा है, इनफ्लेमेबल है ना, इनफ्लेमेबल है, यानी कि ये फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। और वाटर का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है, ये किसको करने के लिए, आग को, फायर को बुझाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। और केमिकल चेंजिंग में या केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है ना, न्यू सब्सटेंस बन के आता है, न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंजेस में। यहाँ पे फिजिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस में कोई नहीं बनने वाला है ना। जैसे आप एक पेड़ लेते हैं, पेड़ को दो हिस्से में काट देते हैं, वो फिजिकल चेंजिंग हो गई उसकी, तो इसमें नया तो कुछ नहीं बना। लेकिन केमिकल चेंजेस में जो है वो नया सब्सटेंस जो वो बनता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा देखने, केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस जो है यहाँ पे बनता है। जैसे फोटोसिंथेसिस भी होती है, तो फोटोसिंथेसिस में भी नया सब्सटेंस जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करके, तो वो भी एक केमिकल चेंजिंग जो वो हो जाती है ना। तो ये डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में। और जैसे बर्निंग है, बर्निंग जो है ये फिजिकल भी है और एज वेल एज केमिकल चेंजेस भी है ना। ये दोनों चेंजिंग में आ जाता है। बर्निंग जो होती है वो फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस दोनों में जो वो आ जाता है ये, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट है आपका बचता है, लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, वो है एलिमेंट्स से रिलेटेड है वो टॉपिक। एलिमेंट्स से रिलेटेड है, दैट इज टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्या क्या टाइप्स जो होती हैं किसकी, प्योर सब्सटेंस की जो वो होती हैं, किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्या क्या टाइप जो होती हैं प्योर सब्सटेंस की जो वो होती हैं। तो प्योर सब्सटेंस में देखो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट। और ये टर्म जो फर्स्ट टाइम यूज़ की थी, ये की थी रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने ये फर्स्ट टाइम जो है वो टर्म यूज की थी 1661 में, ठीक है। और इसका जो राइट कंसेप्ट जो दिया था फिर, वो दिया था जो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उनका नाम था एंटोन लेवोनियर, लॉरेंट के नाम से था, पूरा नाम था उनका एंटोन लॉरेंट लेवोनियर। ये साइंटिस्ट थे, फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसके बारे में जो वो डिटेल में स्टडी किया था। तो बेसिकली एलिमेंट को क्या बोला था उन्होंने, एलिमेंट को बोला था इन्होंने कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का बेसिक जो फॉर्म है, बेसिक फॉर्म ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का ये बेसिक फॉर्म है और इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रेकडाउन, इसको आप ब्रेकडाउन जो वो नहीं कर सकते हैं।
इससे नीचे जो है इसको आप ब्रेक डाउन जो वो नहीं कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने एलिमेंट को जो वो 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट था मेटल, और सेकंड था नॉन मेटल, और थर्ड था मेटलॉइड्स। देखो क्या प्रॉपर्टी है मेटल की, आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ी है। मेटल्स जो होती हैं उसमें सबसे पहला करेक्टर जैसे उसमें होता है कि वो मेलिएबिलिटी शो करती हैं, है ना। मेलिएबिलिटी शो करेंगी वो, मतलब उसको आप पीट पीट कर उसकी चादरें बना सकते हैं ना। मेलिएबिलिटी शो, अगाध भरदनता जिसको बोलते हैं। उसके बाद वो डक्टिलिटी भी शो करती है। डक्टिलिटी मतलब उसको आप पीट पीट कर उसकी तारे बना सकते हैं, तन्यता जिसको बोलते हैं ना। तो डक्टिलिटी भी शो करती है। सोनोरस प्रॉपर्टी होती है इसकी एक, कि वो ध्वनि जो वो पैदा करती है। अगर उसको आप आवाज़ कर उसके ऊपर चोट करते हैं तो वो आवाज़ जो वो करती हैं। उसके बाद सॉलिड होती हैं ये, है ना, ठोस होती हैं। मैक्सिमम मेटल जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की ये गुड कंडक्टर होती हैं, इनकी सुचालक होती हैं ये, है ना। और अगर नॉन मेटल के करैक्टर देखें तो इनमें मेलिबिलिटी भी नहीं होती, इनमें डक्टिलिटी भी नहीं होती, सोनोरस की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, और ये सॉलिड भी नहीं होती हैं, और ये बैड कंडक्टर होती हैं, है ना। बैड कंडक्टर होती हैं ये किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो बैड कंडक्टर होती हैं, है ना। इसमें देखो एक ऑप्शन है मरकरी का। मरकरी आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसे मिलेगी, लिक्विड स्टेट में। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है, अपवाद है ये। कुछ ऐसी मेटल्स भी होती हैं जो अपवाद है, जैसे इसमें मरकरी है। मरकरी हालांकि आप देखा कि सॉलिड होती है, बट मरकरी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर के ऊपर, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो एग्जाम्पल हैं, जितनी भी गैसेज हैं वो नॉन मेटल ही आती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, कार्बन है, ये ब्रोमीन है, ये सारी की सारी जो है वो नॉन मेटल्स ही होती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये भी नॉन मेटल होती हैं। और तीसरा जो है वो होता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स वो मैटर होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल की भी एज वेल एज मेटल की भी प्रॉपर्टी जो वो शो करते हैं। तो उनको बोलते हैं हम मेटलॉइड्स, दोनों की प्रॉपर्टी जो वो शो करते हैं। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, और जर्मेनियम है, ये तीनों जो हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये हैं क्या, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये बेसिकली क्या है, मेटलॉइड हैं। तो ये मैटर एलिमेंट के बारे में था थोड़ा सा, कि इसको किस तरह से हमने डिवाइड जो वो किया। एक लास्ट में एक टर्म बचती है यहाँ पे, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, देखो यौगिक और जो मिश्रण होता है ना, मिक्सर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, इसमें 2 और मोर सब्सटेंस या 2 और मोर एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हम वो कंबाइन करते हैं, है ना, आपस में रिएक्ट करते हैं, बट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित मात्रा में ही वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ वो मिलते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही वो मिलते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर भी एक कंपाउंड है, क्योंकि वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम हो गया और ऑक्सीजन का 1 होगा, तभी वाटर बनेगा। ठीक है, अगर इसकी कंपोजिशन ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो वाटर जो वो नहीं बनेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन में भी यहाँ कार्बन 1 होगा और ऑक्सीजन के 2 होंगे, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नहीं तो अगर ये सिंगल हो जाएगा ऑक्सीजन का तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होंगे, उसी को हम
कंपाउंड जो वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं पे ही समाप्त होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए थैंक यू।